नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन। राम जन्मभूमि विवाद दशकों तक मामला अदालत में चला और कई सौ साल से मामला समाज में चल रहा था। इसकी लड़ाई, इसका संघर्ष वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ और सुन चुके होंगे आप। लेकिन ये फैसला कैसे आया सुप्रीम कोर्ट से, इस फैसला कैसे आया उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि इस फैसले को रोकने की कैसे कैसी कोशिशें हुई और आखिरी दिन तक कोशिश हुई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जिनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने अयोध्या का फैसला दिया। उनकी एक नई किताब आई है। किताब का नाम है जस्टिस फॉर द जज। ये किताब है उनकी, अभी बिल्कुल ताज़ा किताब आई है। और इसमें जो है उन्होंने एक घटना का आखिरी दिन का जिक्र किया है, उसके अलावा कई चीज़ों का जिक्र किया है। तो इसको रोकने की कैसे कोशिश हुई, कांग्रेस लगातार इसको रोकती रही, इसमें किसी को कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं है। तमाम तरह की जो है अड़ंगे लगाए कांग्रेस पार्टी ने। उसकी सरकार थी तब भी, सरकार नहीं रही तब भी। इसकी सुनवाई शुरू होनी थी कायदे से जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब। उन्होंने जब ये तय किया कि इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे तो उसको रोकने की कोशिश हुई। उन पर दबाव डाला गया, कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर भी, कि इस मामले को आप 2019 तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उनसे कहा यह गया था कि आप जो है इस मामले को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सुनवाई के लिए रखिए। उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने मना कर दिया तो आपको याद होगा 2018 जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ राज्यसभा से इम्पीचमेंट मोशन का प्रस्ताव आया। कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों ने एक मेडिकल कॉलेज के मामले में उनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आया। अब इसके पीछे मकसद अलग थे। इसके पीछे मकसद था उनको अयोध्या की सुनवाई से रोकना। और कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने संदेश भिजवाया और कहा कि अगर आप अयोध्या मामले की सुनवाई टाल दें तो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है वो वापस हो जाएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा इस बात से बहुत विचलित हो गए। इम्पीचमेंट किसी भी जज के लिए ये इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है। उन्होंने हालांकि इस केस की सुनवाई तो रोकने से मना कर दिया, लेकिन सरकार को ये संदेश दिया कि अगर इस इम्पीचमेंट मोशन पर फैसला नहीं होता, यानी इसे रिजेक्ट नहीं किया जाता, तो वो अदालत में नहीं जाएंगे। अब मामला जब जिस दिन ये तय हुआ उस दिन या तो छुट्टी थी या मतलब सैटरडे संडे था, कुछ था, संसद चल रही थी। वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनके सामने ये पिटीशन थी। उनको लौटकर हैदराबाद गए हुए थे, लौटकर आना पड़ा। सुबह आते ही उन्होंने दफ्तर पहुंचने के बाद सबसे पहले इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इसकी घोषणा की। विपक्ष ने बड़ा हंगामा मचाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ही जस्टिस दीपक मिश्रा अदालत में गए। फिर उन्होंने 27 सितंबर की डेट लगाई। जस्टिस दीपक मिश्रा डर गए। उन्होंने सुनवाई 2019 तक के लिए तो नहीं टाली, लेकिन कार्यकाल के आखिरी दिनों में 27 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की। 3 जजों की बेंच थी और उसको पोस्ट कर दिया 27 अक्टूबर 2018 के लिए। 27 अक्टूबर 2018 का मतलब था कि इस बीच में वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। तो यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन एक बात और समझने की है कि ये जो इम्पीचमेंट का मोशन आया, महाभियोग आया, का प्रस्ताव आया था, ये केवल अयोध्या के लिए नहीं, ये राफेल पर डराने के लिए, ये एनआरसी पर डराने के लिए था कि कोई जज, खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन मुद्दों पर ऐसा फैसला देने की कोशिश भी ना करे, सोचे भी ना, जो सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिखे। ये तो कोशिश हुई जस्टिस दीपक मिश्रा के समय। यही कोशिश फिर जो है दोहराई गई जस्टिस रंजन गोगोई के समय।
जब उन्होंने सुनवाई रोकने से मना कर दिया, उन्होंने 27 अक्टूबर जो डेट लगाई गई थी, शनिवार था उस दिन, सोमवार को 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई। उन्होंने तय किया कि इसको बड़ी बेंच सुनेगी, 5 जजों की बेंच सुनेगी। उसके बाद उन्होंने 5 जजों की बेंच कंस्टिट्यूट कर दी और उनमें रखा किसको? खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 ऐसे सीनियर जजेस को जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। उनमें जस्टिस एस.ए. बोबडे, एन.वी. रमना, उसके अलावा जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ये 4 जज और चीफ जस्टिस, ये 5 जजों की बेंच बनी। इससे सीनियर मोस्ट जो है कोई बेंच हो नहीं सकती थी, इस हिसाब से बनाई गई। जैसे ही इस बेंच का गठन हुआ, राजीव धवन जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उन्होंने एतराज़ जाहिर किया कि 1997 में इस मामले में जस्टिस यू ललित जो है वो एक पक्ष की ओर से वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं। इसके बाद जस्टिस ललित ने जो है बेंच पे शामिल होने से मना कर दिया, उनका नाम चला गया। उसके बाद जस्टिस एन.वी. रमन ने मना कर दिया। उसमें किताब में कारण नहीं लिखा है जस्टिस गोगोई ने कि क्यों मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने मना कर दिया। अब वो कोई दबाव था या कोई और कारण था, किसी को पता नहीं है। उसके बाद फिर से नई बेंच बनानी पड़ी, तो जो ये 3 पहले से जज थे वो तो शामिल ही रहे। उसके अलावा इसमें जस्टिस नज़ीर और उसके अलावा जस्टिस अशोक भूषण को शामिल किया गया। तो ये 5 जजों की बेंच बनी। तो इस नई बेंच ने अपनी पहली सुनवाई में तय किया कि ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते में सुना जाएगा, जनवरी 2019 के। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से मशविरा, उनको जानकारी दिए बिना तो तारीख तय नहीं हो सकती है। जस्टिस रंजन गोगोई लिखते हैं कि अचानक उनको पता चला कि 4 जनवरी के लिए केस लिस्ट हो गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पता ही नहीं है। उन्होंने जानने की कोशिश की ये कैसे हो गया। 4 जनवरी की तारीख जब उन्होंने तय नहीं की थी तो फिर कैसे ये तारीख आ गई। उन्होंने तो जनवरी के फर्स्ट वीक की बात की थी, तारीख उनको तय करना था या बेंच को तय करना था। तो ये इस लेवल का, इस स्तर का जो है सैबोटेज जो है, इस स्तर का ये काम किया गया कि किसी तरह से ये जजमेंट आने ना पाए, टलता रहे, इस पर सुनवाई ना हो। फिर इस बीच में सुझाव आया जस्टिस एस.ए. बोबडे की ओर से कि इस बीच जब सुनवाई चल रही है, तैयारी हो रही है केस की, तो एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाए और फिर से कोशिश हो। तो एक मीडिएशन कमेटी बनाई गई, उसको 2 महीने का समय दिया गया। 2 महीने के बाद वो मई में 7 मई को जो है कमेटी आई और उसने इंटरिम रिपोर्ट दी और कहा कि और समय चाहिए, 15 अगस्त तक का समय दे दिया गया। इस बीच में जितने डॉक्यूमेंट थे वो संस्कृत, अरबी, पर्शियन, उर्दू, पंजाबी और हिंदी, इन सब में थे, इनका ट्रांसलेशन होना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जितने गवाहों के बयान थे, सबका ट्रांसलेशन दे दिया था। अब सवाल उठा कि जो है इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे तय हो कि ये ट्रांसलेशन सही हुए हैं। तो दोनों पक्षों के वकीलों को कहा गया कि वो स्क्रूटनी करें, उनको समय दिया गया लगभग 1 महीने का कि आप ये करके दीजिए। उन्होंने जो है उसकी फिर जांच पड़ताल की, स्क्रूटनी की। उसके बाद केस जो है सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इस बीच में अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, गर्मी की छुट्टियां हो गई, उसमें चली गई। उसके बाद सुनवाई की तारीख तय हुई 6 अगस्त 2019। तो राजीव धवन ने जो है कितना हंगामा किया कोर्ट में, ये आपको शायद याद होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से सुनवाई नहीं हो सकती है, ऐसे मामले की सुनवाई जो सामान्य मामलों की तरह आप नहीं कर सकते हैं। वो जिस तरह से टेम्पर लूज़ करते जा रहे थे, जस्टिस गोगोई ने लिखा है कि मैंने अपने साथी जजों से कहा कि बिल्कुल शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, वरना इस मामले की सुनवाई जो है रोकने की स्थिति आ जाएगी। इसी के लिए ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है कम से कम अपने आर्गुमेंट के लिए कम से कम 6 हफ्ते का समय चाहिए। जस्टिस रंजन गोगोई ने तय कर दिया था कि इस मामले की सुनवाई रोज़ाना होगी। रोज़ाना सुनवाई शुरू हो गई। अब इसमें भी दिक्कत थी। तो जस्टिस गोगोई लिखते हैं कि शुरू में किसी को जैसे भरोसा ही नहीं था। कोर्ट रूम का जो माहौल था उसमें लगता था कि दोनों पक्षों के वकीलों को लगता था कि ये सुनवाई शुरू हो पाएगी और रेगुलर सुनवाई होगी, ऐसा उनको लगता नहीं था। इसलिए शुरुआत में उस तरह की तैयारी नहीं दिखी वकीलों की।
उसके बाद दूसरी चाल चली राजीव धवन ने, उन्होंने कहा कि मुझे उनको जो है मिड वीक एक ब्रेक चाहिए। तो जस्टिस गोगोई ने कहा कि आप बुधवार को ले सकते हैं, उस दिन सुनवाई रुकेगी नहीं, आपकी ओर से कोई दूसरा वकील पेश होगा। ये भी नहीं चला। इसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उनके रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आ रही थी, उनको समझ में आ रहा था कि ये करना इतने कम समय में मुश्किल होगा। तो उन्होंने तय किया था कि 40 दिन 5 दिन सप्ताह के सुनवाई होगी। फिर उन्होंने देखा कि समय कम हो सकता, तो उन्होंने तय किया अपने साथी जजों से बात करके कि सुनवाई 5 बजे तक होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई 4 बजे तक चलती है करीब, उसको बढ़ाकर 1 घंटा और बढ़ाकर 5 बजे कर दिया। जस्टिस गोगोई लिखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना तनाव था, इतनी तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, ऐसी अनर्गल बातें की जा रही थी जो केस से संबंधित नहीं है, उस तरह की बातें की जा रही थी कि वो इतने तनाव में थे कि इन 40 दिनों में वो मुश्किल से रोज़ 3 से 4 घंटे सो पाए। एक दिन उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया, इतने खिन्न हो गए। उनकी पत्नी ने जो है दबाव डाला, गए। दूसरे दिन एक दिन फिर ऐसा आया कि जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो फिर भेजा गया, तो जाकर चैम्बर में बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे। तो जस्टिस बोबड़े ने घोषणा की कि चीफ जस्टिस की जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज सुनवाई नहीं होगी। इस सब के बावजूद जो नज़र आ रहा था साफ साफ कि किसी तरह से इस मामले की सुनवाई ना हो, जो सुनवाई जज कर रहा है उसके खिलाफ आरोप लगाओ। पहले जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ ये हुआ, फिर जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ एक महिला से आरोप लगवाया गया। और इसमें केवल अयोध्या का मामला नहीं था, फिर कह रहा हूँ, इसमें नज़र राफेल पर भी थी, नज़र एनआरसी पर भी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को और उसकी कार्रवाई को कांग्रेस किस तरह से मैनेज करती थी, इसकी झलक मिलती है इन बातों से। जो बातें कही हैं अपनी किताब में जस्टिस गोगोई ने, वो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है और कांग्रेस का जो सिस्टम है, उसके बीच के संबंध, उसके बीच के अंतर्विरोध, और जो उनकी राय या उनके अनुसार चलने को तैयार ना हो, उसको किस तरह से विचलित किया जाए, किस तरह से उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, इस सब की कोशिश की गई। लेकिन आखिरी दिन आ गया, 16 अक्टूबर को आखिरी तारीख थी, उस दिन सुनवाई पूरी होनी थी। जस्टिस गोगोई लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से एक स्लिप आई उनके पास 11 साढ़े 11 बजे करीब दिन में, और उस पर लिखा था कि एक व्यक्ति जो है, जो किसी एक लिटिगेंट से संबंधित है, वो कोर्ट में आने के लिए पास बनवाने की परमिशन चाहता है। जस्टिस गोगोई समझ गए कि ये आखिरी प्रयास है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई लिटिगेंट का पक्षकार है, उससे संबंधित है, तो वो उसके पक्ष में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनसे कह के पास बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से सीधे आना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि रोक दीजिए। फिर लंच ब्रेक हुआ, सेक्रेटरी जनरल फिर आए, फिर पूछा। तो जस्टिस गोगोई ने पूछा कि क्या आप 2 घंटे और इस व्यक्ति को रोक सकते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, रोक सकते हैं। और जस्टिस गोगोई को ऐसा लगता है, ये बात उन्होंने लिखी नहीं है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, कि ये डर, ये आशंका बनी हुई थी कि आखिरी दिन है, इसको रोकने की कोशिश हो सकती है। इसको रोकने का मतलब था कि अगर उस दिन सुनवाई नहीं होती तो ये लंबा खींचता अगली तारीख पड़ती, और होता ये कि फिर जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो जाते, तो नई बेंच बनती, नए सिरे से सुनवाई होती, और ये सिलसिला चलता रहता। उन्होंने उम्मीद थी कि 4 बजे तक कोर्ट चलेगी। 3 बजे चीफ जस्टिस ने घोषणा की, एनफ इज एनफ, जजमेंट इज रिजर्व। सब लोग चौंके, लेकिन उनको मालूम था कि ये अगर आज अभी नहीं किया तो फिर मामला लटक सकता है, और जजमेंट जो है रिजर्व हो गया। हालांकि जस्टिस रंजन गोगोई ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया। अंदाजे बहुत से लग रहे हैं। कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो नहीं थे, लेकिन पता चला कि उस दिन वो कोर्ट में थे, क्योंकि पक्षकार थे, उस रूप में वहाँ मौजूद थे, तो उनके होने का सवाल नहीं। फिर किसी ने कहा कि अरुण शौरी हो सकते हैं, तो कहा गया कि नहीं हो सकते, क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई उनको खुली कोर्ट में डांट चुके थे राफेल के मामले में। वो कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे सार्वजनिक करने की, तो उन्होंने कहा कि आप मिनिस्टर रह चुके हैं केंद्र में,
आपको इतना मालूम नहीं है कि डिफेंस से रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए वो दोबारा इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन कोई तो था, और वो जो कोई था वो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता था। ये बात तो पक्की है। और ये भी पक्का है कि वो बाबरी मस्जिद का पक्षकारों में से कोई एक होगा या कांग्रेस पार्टी का होगा। इन दो में से कोई हो सकता है। उन्होंने नाम नहीं बताया, इसकी खोज चल रही है, सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन है। ये बात केवल जस्टिस रंजन गोगोई और उस समय जो सेक्रेटरी जनरल थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको मालूम है, दो लोगों को मालूम है। अब इन दो में से कोई जब तक बताएगा नहीं तब तक किसी और को पता चलने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है एक और चीज़ की, नई चीज़ की जस्टिस रंजन गोगोई ने। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम लोग जो है सुनवाई ख़त्म होने के बाद चाय पर मिलते थे, बहुत सी बातें होती थी, थोड़ा बहुत केस की बात होती थी कि क्या डिस्कस हुआ, किसने क्या आर्गुमेंट दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आखिरी हफ्ते में हम लोग जजमेंट किस दिशा में जा रहा है इस पर बात करने लगे, और उन्होंने ये तय किया कि जो भी जजमेंट होगा वो सर्वसम्मति से होगा और एक ही जजमेंट हो, सबका अलग अलग नहीं होगा। आमतौर पर ये होता है कि अलग अलग जजेस बेंच के अपना अलग अलग जजमेंट लिखते हैं, कोई दो लोग भी मिलकर लिख सकते हैं, और वो फिर जो एक उनमें से बेंच में से एक जज जो है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उस जजमेंट को इकट्ठा करके, अगर कोई डिसेंटिंग नोट है तो अलग हो जाता है, अलग जजमेंट जाता है, नहीं तो बाकी इस तरह से जाता है। उन्होंने कहा नहीं, सब लोग अपना जजमेंट लिखेंगे, एक आदमी उसको जो है एडिट करेगा और वो यूनानिमस होगा, और किसने लिखा है जजमेंट ये नहीं बताया जाएगा। आमतौर पर बताया जाता है कि ये जजमेंट लिखा किसने है। लिखने के बाद वो जजमेंट सर्कुलेट होता है बेंच में, 3 की है, 5 की है, 7 जजों की बेंच है, जो भी है उसमें, और फिर वो सारे जज देखने के बाद अपनी रिटन कंसेंट देते हैं। तो इसमें 5 जजों की रिटन कंसेंट है, यूनानिमस है। और इस फैसले को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन सुनाना था उस दिन रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, सुबह क्या बोलेंगे। उन्होंने तैयार कर लिया था कि जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो अदालत में सुनाएंगे। तो ये कहानी है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की। मेरा मानना है कि जस्टिस रंजन गोगोई जैसा ईमानदार, निर्भीक, निष्पक्ष व्यक्ति अगर नहीं होता तो ये जजमेंट नहीं आया होता, आज अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा होता। लेकिन ये श्रेय बेंच के बाकी 4 जजों को भी जाता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SA बोबडे, और उनको जस्टिस SA बोबडे को जस्टिस गोगोई ने ज़्यादा श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बिना, उनका सहयोग ना होता तो शायद ये हम काम नहीं कर पाते तय टाइम फ्रेम में। उसके अलावा जस्टिस नज़ीर और जस्टिस अशोक भूषण, इन सब लोगों ने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला दिया है जिसको पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत में सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करना इसी जजमेंट के जरिए हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से जो वकील थे, जस्टिस गोगोई ने लिखा है कि उन्होंने बाद में काफ़ी कोऑपरेट किया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका, इसको कैसे भुलाया जा सकता है। राम मंदिर न बनने पाए अयोध्या में, इसके लिए कांग्रेस ने जो कुछ हो सकता था, उसके अधिकार में जितना था सब कुछ किया। लेकिन आखिरी बात कह रहा हूँ जो जस्टिस गोगोई ने कही, उन्होंने कहा कि उन्हें भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि कोई दैवी शक्ति है जो ये करवा रही है। उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं कभी कि 40 दिन तक लगातार सुनवाई हो और कोई एक भी जज छुट्टी न ले, कैजुअल लीव न ले, कोई बीमार न पड़े, किसी को सर्दी जुकाम ना हो। उन्होंने कहा एक जज ने मुझसे एक दिन कहा कि उनके रिश्तेदार जो है वो गंभीर हालत में है, ICU में है। उन्होंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर उनको बचाएंगे, और उन्होंने छुट्टी नहीं ली। जस्टिस गोगोई ने लिखा है कि मैंने पूछा नहीं उनसे कि बाद में क्या हुआ, लेकिन
ऐसा लगा कि उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो ये दैवीय शक्ति थी जो इन 5 पंच परमेश्वरों के रूप में सामने आई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।